नमस्कार, मैं उमेश कुमार साहू स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, वृषण की औतिकी के बारे में बात करना चाह रहा था। इस टॉपिक को मैंने आपके लिए इसलिए अलग से प्रिपेयर किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो हार्मोन से भी रिलेटेड हो सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक अलग से प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप बड़ी बारीकी से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, उतना मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजी की मतलब होता है कि मीनिंग्स होता है औतिकी। औतिकी का मतलब होता है जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करें। ठीक है, चाहे वो एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर का हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। औतिकी मतलब आंतरिक इंटरनल टिश्यूज़ ग्रुप का हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ सिंपली। चूँकि हेडिंग ही है मेरा टेस्टिस, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो टेस्टिस होता है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ऑफ मेल। ठीक है, टेस्टिस इज़ अ मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। ठीक है, टेस्टिस एक ऐसी संरचना है जो नर में प्रमुख जनन अंग के रूप में इसकी गिनती आती है, क्योंकि यही वो एक संरचना है जो युग्मक का निर्माण करता है और जनन से संबंधित सभी प्रकार के हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा इसका मेज़रमेंट बता देता हूँ। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी एक बार देख लेंगे। अगर मैं टेस्टिस की लेंथ के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो लेंथ जो होता है इसमें 4 to 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो चौड़ाई होती है लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर की लगभग होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर की लगभग होती है। ठीक है, आपने देखे होंगे एब्डोमेन या उदर वाले हिस्से पर दोनों साइड में लटके हुए एक थैले के समान जो कोष होता है, दोनों तरफ लटके हुए रहते हैं, पेनिस के दोनों साइड में लटके हुए पाए जाते हैं, जो स्क्रोटम या वृषण कोष के अंदर पाई जाती है। क्लियर है? तो ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ इसके आंतरिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो एक मोटे आवरण से ढका हुआ रहता है, जिसका नाम मैंने पहले की वीडियो में बताया था, स्क्रोटम। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो बाहरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्क्रोटम है, वृषण कोष है। ठीक है, उसके अंदर होता है टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस में लगभग 250 चैम्बर होते हैं। ठीक है, उन सारे चेंबर को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इन अ टेस्टिस 250 चैम्बर प्रेजेंट। ठीक है, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के द्वारा आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। मैं चूँकि हेडिंग में लिखा हूँ LS और TS, मैं तो दोनों काट के डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं जा रहा हूँ LS में, लंबा काट में जा रहा हूँ, LS ऑफ टेस्टिस में, LS ऑफ टेस्टिस में। ठीक है, LS ऑफ टेस्टिस को जब हम लोग देखते हैं तो आपको मिलता है कुछ इस प्रकार की संरचना मिलती है। ठीक है, इस संरचना को हम लोग नाम ही देते हैं टेस्टिस, जो कि स्क्रोटम के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? स्क्रोटम के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में मिलती है। ऊपर की तरफ से ऐसी कोशिकाएं इसको ऐसा कवर्ड करके रखती है। ठीक है, आपने पढ़ा है इसको, अगर याद आ रहा होगा लास्ट वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा ये। ठीक है, और ये नीचे की तरफ भी इसको ऐसा कवर्ड करके रखा हुआ रहता है। ठीक है, नाम मैं फिर से यहाँ पर बोलूँगा, आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। और ये ऐसे नलिका के रूप में ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाती है। ठीक है, इसको आप समझ रहे होंगे। अब मैं आ रहा हूँ इसके नाम में। सबसे ऊपर वाली संरचना को, इस वाली संरचना को कैपट एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? कैपट एपिडिडाइमिस। कैपट एपिडिडाइमिस
कैपट एपिडिडाइमिस बोलते हैं इसको। साइड वाले पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं इसको। नीचे वाली संरचना को कॉर्डा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये पूरे एपिडिडाइमिस मिलकर ही एपिडिडाइमिस कहलाता है, अर्थात अधिवृषण कहलाता है, जो उसको ऊपर से नीचे तक कवर्ड करके रखती है, एक जाल सदृश संरचना में उसको कवर्ड करके रखती है। ठीक है, रेट जाल बनाते हैं, उसको रेट टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, रेट टेस्टिस कहते हैं, ये जाल बनाता है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी आंतरिक संरचना की। अगर हम लोग जाते हैं, चूँकि हम एलएस पढ़ रहे हैं तो एलएस में हमको सारे स्ट्रक्चर इन फ्रंट से दिखेगा, सामने से ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस टेस्टिस की बाहरी परत, सबसे बाहर की तरफ जो संरचना पाई जाती है उसका नाम है, एक मेम्ब्रेन के रूप में होता है, पेरिटोनियम नामक एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। अर्थात सबसे बाहर जो झिल्ली के रूप में होगी, इसका नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम नामक मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रिलर जो आवरण होगी उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये मेम्ब्रेन नुमा स्ट्रक्चर के अंदर जो मसल्स वाला मस्कुलर लेयर होगा वो कहलाएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, तो सेकेंड नेम आ रहा है इंटरनल का, पेरिटोनियम के नीचे का हिस्सा होगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्लियर है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है, इसके अंदर में कई कनेक्टिव टिश्यू भरे हुए रहते हैं। सारे कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग चैम्बर में प्लेस्ड रहते हैं, स्थित रहते हैं। उन सारे चैम्बर को हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर आप टेस्टिस की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का खांच बना हुआ क्लियरली दिखाई देगा, इस तरह का। ठीक है, आप लोग सभी डायग्राम में इस प्रकार की संरचना आप लोग देख सकते हैं। इन सारे चेम्बर का नाम है, अभी मैंने बताया था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, 250 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। अर्थात ये पूरे कोष्ठक का नाम है चैम्बर ऑफ टेस्टिकुलर। नाम मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ आपको। ठीक है, नाम क्या है इसका? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लगभग अप्रॉक्स अबाउट लगभग 250 की संख्या में मिलता है। इसके अंदर, अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अति कुंडलित अवस्था में, बहुत ज़्यादा घनी रूप में कुंडलित अवस्था में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाई जाती है। वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आपको डायग्राम में कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, जैसे नलिका के रूप में मिलेंगे आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है ये आपको हर एक चेम्बर में दिखाई देगा। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की संख्या होती है लगभग 400 to 600। ठीक है, तो ये जो नलिकाएं दिखाई दे रही है, इन आंतरिक नलिका का नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस नलिका कह सकते हैं इसको। ये जो सेमिनिफेरस नलिका है, इसका ही काम है स्पर्म या शुक्राणु को पैदा करना। ठीक है, इसके जो नलिका होती, इसमें जो नलिका की बनावट होती है उसकी आंतरिक भाग में स्पर्मेटोगोनिया होता है। वो मैं टीएस जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा टीएस में, लेकिन अभी मैं ज़्यादा डीप इसमें अंदर
स्ट्रक्चर नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसमें एलएस बता रहा हूँ। जब टीएस बताऊंगा उस समय वो बताऊंगा जो अभी मैंने बोला। मैंने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दो भागों में बटा हुआ रहता है। दो भाग में से पहला भाग जो बाहर का होता है, बाहरी परिधि की ओर जो पाया जाता है, उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और अंदर की तरफ जो मोटी उभरी हुई कोशिका के रूप में होती है उसको सर्टोली सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में आपको जो एलएस में दिखाई देगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जो पट दिखाई दे रही है ये कहलाएगा सेप्टम। क्या कहलाएगा? ये सेप्टम या पट कहलाएगा। क्लियर है? और सेप्टम या पट के बाद यहाँ पर हम ऐसा संरचना बना देते हैं। ये संरचना इसी की बनी हुई संरचना है। इसके अंदर पूरी की पूरी माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसा प्रेजेंट होता है। ये एलएस हो गया आपका। ये इस प्रकार की संरचना आप बना सकते हैं। ये इस प्रकार की संरचना में व्यवस्थित रहती है। नाम अभी अभी हमने बताया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात किया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसको हम ऐसा कलर्ड भी कर सकते हैं, आप कलर डायग्राम भी कर सकते हैं। बायोलॉजी में आप फ्री है, कलर डायग्राम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कलराइजेशन आप कर सकते हैं आसानी से और क्लियरली। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो एपिडिडाइमिस होता है वो वृषण कोश से बाहर आके एक जाल बनाती है। ठीक है, तो वृषण, ये जो टेस्टिक्स सैक है, वृषण कोश मतलब स्क्रोटम से बाहर निकल कर यहाँ पर स्क्रोटम ये पूरा इसको ऐसा कवर्ड करके रखता है। स्क्रोटम इधर से ऐसे कवर्ड करके रखता है। अगर मैं खींच दूँ तो चलो ये खींच दिया मैं स्क्रोटम। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया स्क्रोटम। स्क्रोटम, ये जो स्क्रोटम है नीचे एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है जिसका नाम है लचीले जो समूह होते हैं, पश्च भाग जो जुड़ा रहता है, गुबर्नाकुलम मैंने नाम बताया था। क्या नाम बताया था? गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम मैंने नाम बताया था। इस लचीली पेशी तंतु की संरचना जो टेस्टिस को स्क्रोटम से जोड़कर रखती है। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि जो एपिडिडाइमिस होता है, अधिवृषण जो होता है, वो वृषण के बाहर आकर एक जाल बनाती है जिसे रेड टेस्टिस कहते हैं। तो ये वाली संरचना हो गई रेड टेस्टिस, वृषण जालक बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, क्या हो गया? वृषण जाल बनाती है और यही वृषण जाल ऐसे इस प्रकार, सॉरी ये ऐसा स्क्वायर शेप ऐसा बना सकते हैं। तो आगे यहाँ से ऐसी कई नलिकाएं निकलेंगी। ठीक है, नलिकाओं में से मैं सिर्फ एक ही नलिका ड्रा कर रहा हूँ आपके लिए। ये नलिका आगे निकलकर बना लेती है। अगर आपको याद होगा तो इस नलिका का नाम है सॉरी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस बना लेती है। क्या बना लेती है? वास डिफरेंस बना लेती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। बाद में कहाँ पर जाती है वो तो आपको सबको पता है, मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टाइम में। ठीक है, और ये हो गया डिफरेंस। और ये नीचे की तरफ जो संरचना बनती है इसमें, यहाँ से निकली है, समझ लीजिए। ये पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार का बना सकती है नलिका। यहीं से ही स्पर्म बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा? यहाँ निकलेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ ये डिफरेंस और नीचे की तरफ जो पाई जाती है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, यहाँ पर की जो संरचना है इसका नाम हम लोग कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर मेरे को डायग्राम शो करना है। वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस संरचना में क्या क्या बचा कुछ भी नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर का नाम मैंने लिख दिया। पेरिटोनियम बाहरी आवरण हो गया। ठीक है, अंदर का ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। उसके अंदर क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है लगभग 250 की संख्या में। उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, और लगभग 400 से 600 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ठीक है, बीच बीच में खांच दिखाई दे रहा है, वो सेप्टम अर्थात कोष्ठ में बटा हुआ रहता है। अगर एपिडिडाइमिस की बात करें तो ऊपर कैप्ट लाइक स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए कैपट। साइड का कॉर्पस एंड नीचे का कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार का हो गया इसका एलिस ऑफ टेस्टिस। उम्मीद करता हूँ कि एलिस ऑफ टेस्टिस आपको क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा टीएस ऑफ टेस्टिस की बात करता हूँ।
ठीक है। जब हम किसी भी मैमल्स के टेस्टिस का टीएस देखते हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस देखते हैं, तो आपको क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाएंगे आप, क्या क्या स्ट्रक्चर उसके अंदर शो करेंगे आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या शो करेंगे। तो कई बार ऐसा सवाल आता है बच्चों के मन में कि जितना हमको बताया गया है, जितना हमको पढ़ाया गया, क्या उतना नाम शो करें। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि उतना नाम शो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश ये करी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम आप लिख सकें आप लिखिए, अगर एग्ज़ाम में आया तो। लेकिन अगर इससे संबंधित अगर सवाल आता है तो उसके लिए आप आंसर तो आपको थ्योरी में ही देना पड़ेगा। डायग्राम के लिए मैं केवल एक ही पोर्शन को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, टेस्ट ऑफ टेस्टिस में। ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा जो अंदर चैम्बर पाई जाती है उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इस प्रकार की आकृति में लगभग इस प्रकार के शब्द में टेस्टिस के अंदर ऐसी संरचनाएं दिखाई देंगी। ठीक है, ये ऐसा है, समझ लीजिए। अभी इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को बड़ी गौर से देखेंगे आप तो इसमें कई सारी 400 से लगभग 600 की संख्या में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है वो कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे पाई जाती है। ठीक है, तो पहले मैं सेंटर में इसको बना देता हूँ, सर्टोली सेल्स को बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मेरे को भी ना हो। ये हो गया सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल थोड़ा समय लग सकता है और समय लगेगा भी क्योंकि डायग्राम ही ऐसा है। इस प्रकार की आप संरचना आप इसमें खींच लीजिए। तो मैं इसमें नहीं बना रहा हूँ, मैं बस 3 ही से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो ऐसी नलिकाएं जैसी सूक्ष्म संरचना जो दिखाई दे रही है, सारी कोशिकाओं की संख्या को, सारी नलिकाओं की संख्या को जो अति कुंडलित अवस्था में होती है, सबका नाम आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के रूप में। क्या नाम है इसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के रूप में आता है। ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसे बनी हुई रहती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के रूप में। तो इन संरचना का नाम मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट नेम ऑफ टेस्टिस टीएस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको बोलते हैं हिंदी में शुक्रजन नलिका बोलते हैं। ठीक है, इन नलिकाओं के बीच बीच में खाली स्थान रहता है जहाँ पर रुधिर वाहिकाएँ होती है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होते हैं और दूसरे अदर सेल्स के छोटे छोटे समूह या ग्रुप्स पाए जाते हैं। उन सारे कोशिकाओं को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इसके अलावा बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल मतलब इसके बीच बीच में ये नलिका हो गई तो इसके बीच बीच में। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मैं किसके बीच की बात कर रहा हूँ। ये इसके बीच में, ये इस प्रकार से ऐसे मूव होते रहती है, ये इस प्रकार से ऐसा कनेक्टिव टिश्यू से ऐसा घिरे हुए पाई जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह पाए जाएंगे, बीच बीच में खाली स्पेस पाया जाएगा। इन खाली स्पेस का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या सेल बोलते हैं? लीडिंग सेल बोलते हैं इसको, लीडिंग सेल बोलते हैं। इसका काम होता है, जो लीडिंग सेल होता है ये स्पर्म को पोषण देने वाला होता है। लीडिंग सेल का काम क्या है? स्पर्म को पोषण देने वाला। याद रखेंगे आप लोग, पेपर में कभी कभी पूछ दिया जाता है लीडिंग सेल का कार्य क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीडिंग सेल का काम क्या हो रहा है। मैंने अभी कहा लीडिंग सेल का काम होता है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, लीडिंग सेल का वर्क होता है टेस्टोस्टेरोन नामक एक सेक्सुअल हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर मैं उसका नाम लिख रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को दर्शाता है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के रूप में होता है, उसको ये स्रावित करती है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। क्लियर है? इसके बाद स्रावित करके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करती है, प्रेरित करती है।
क्लियर है? आप समझ गए होंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहा है। क्लियर है? और जितने भी प्रकार के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, जितनी संख्या में मिलेगा आपको, ठीक है, वो गोलाकार या सिलेंड्रिकल या राउंड शेप्ड में होंगी, 2 स्तर से मिलकर बनी होंगी। उसके आंतरिक स्तर को इसी में मैं लिख देता हूँ, आंतरिक स्तर को कहते हैं, सॉरी, बाह्य स्तर को कहते हैं मेम्ब्रेना प्रोपिया, ठीक है, आउटर लेयर को, और इंटरनल लेयर को, उसके आंतरिक भाग को, जो कि एक कोशिकीय होती है, यूनिसेल्युलर होती है, वो कहलाता है जर्मिनेटिव एपिथेलियम। ठीक है, ये इनर पार्ट में होता है। याद रखेंगे आप लोग। इसकी जो दीवार है, टिब्यूल मतलब हो गया नलिका, नलिका का बाहरी हिस्सा जो है वो कहलाता है, अभी भी मैंने बताया, मेम्ब्रेना प्रोपिया, और मैंने आंतरिक स्तर का नाम बताया जर्मिनेटिव एपिथेलियम, अर्थात जनन उपकला। ऐसा 2 कोशिका होती है। ठीक है, जनन उपकला जो कोशिका होती है उसके बीच बीच में फूली कोशिकाएं दिखाई देंगी आपको, ऐसे फूली, ये वाले फूली की बात कर रहे हैं हम लोग, ये फूली, ऐसा बीच बीच में ऐसे फूली कोशिकाएं दिखाई देती है। इन फूली कोशिकाओं को ही सर्टोली सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल बहुत पुराना नाम, बहुत पावरफुल नेम। सर्टोली सेल जो होता है, ये सर्टोली सेल ही बाद में जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उन सब के लिए न्यूट्रिशन देता है। अब बोलेंगे आप कि स्पर्मेटोगोनिया आपने नहीं बताया सर, तो मैं बता देता हूँ। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, नलिकाएं होती है, इन नलिकाओं का नाम है, ये गोल गोल जो बना हुआ है नलिकाएं हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी जो दाने दिखाई दे रहे हैं, ऐसा गोल घेरा जो दिखाई दे रहा है, इसमें से इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, बाद में यही स्पर्मेटोसाइट बनाता है, स्पर्मेटोसाइट बनाता है, मैंने मियोसिस डिवीजन के बाद में स्पर्मेटोसाइट बनाता है। स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्मेटिड बाद में स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये बाद में मैं बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस में मत, लेकिन याद रखिए स्पर्मेटोगोनिया को ये सर्टोली सेल पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। ठीक है, आधार की ओर कैसी होती है? फूली हुई है, आधार की ओर फूली हुई है, परिधि की ओर फूली हुई है, और केंद्र की ओर पतली नुकीली धसी हुई दिखाई देती है। इसका काम है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, अर्थात स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करना। क्लियर है? उसके बाद आपको बीच बीच में कहीं कहीं पर क्या क्या दिखाई देंगी, जैसे इस प्रकार की संरचना में दिखाई देंगी, इस प्रकार की संरचना में। तो आप अनेकों नाम लिख सकते हैं इसमें। इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, रक्त केशिका बोलते हैं। ठीक है, जब रक्त केशिका का जाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल दिखाई दे रहा है, तो कुछ और कोशिकाओं के समूह यहाँ पर पाए जाते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में, जो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है, मुख्य संरचना मैंने बता दी है, एकदम क्लियरली बताया है आपको। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट बनाएगा डिवीज़न के पश्चात। कौन से डिवीज़न के पश्चात? मियोसिस डिवीज़न के पश्चात, और बाद में एक परिपक्व, एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और उसको सेंटर में भेज देगा। ठीक है, कैसे सेंटर में भेजेगा? यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है, जैसे मैंने बताया स्पर्मेटोगोनिया बाद में स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगा। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट बनाने के बाद स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा और वो आ जाएगा सेंटर में। ये इस प्रकार से ऐसे सेंटर में आपको दिखाई देगा, ऐसा पूंछ वाला ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये जो पूंछ वाला आपको अंदर दिखाई दे रहा है, यही मैच्योर स्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मैच्योर स्पर्म कहलाता है। इसका नाम मैं इधर लिखता हूँ ताकि हचपच ना हो। मैच्योर स्पर्म कहलाता है। क्लियर है? ये जो मैच्योर स्पर्म है, यही विकसित होकर बाद में वास डिफरेंस से होता हुआ यूरेथ्रा मार्ग की ओर आती है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और कहना चाहिए कि लिक्विड को लेकर। ठीक है, बाद में मेटिंग प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न कराती है। आप समझ सकते हैं कि मैंने जो जो बताया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस हो सकता है। आप बना बना के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में आ सकता है।
पूछा जा सकता है। एक और संरचना मैं इसमें बता दे रहा हूँ, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ एक दूसरे से सटोली कोशिकाओं के कारण अलग अलग स्थित होते हैं ना, स्तनियों का जो वृषण कोष होता है शरीर से बाहर होता है, लेकिन एक सक्रिय नाल के द्वारा, वक्षण नाल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। एक पतली नलिका के द्वारा, इंगुइनल कैनल के द्वारा गुहा से जुड़ा रहता है, सिलोम से जुड़ा रहता है। कौन सी गुहा से जुड़ा रहेगा? आंतरिक गुहा से जुड़ा हुआ रहेगा पतली नलिका के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? और मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो कैपेट एपिडाइमिस हम लोग पढ़े थे, वहाँ से एक पट्टी, कुछ एक तंतु की पट्टी निकलकर उदर वाले हिस्से में जाती है, एब्डोमेन वाले हिस्से में जाती है, उसके डॉर्सल पृष्ठ से जुड़ जाती है, डॉर्सल सरफेस से जुड़ जाती है। ठीक है? जो स्पर्मेटिड बनता है उसमें आर्टरी और वेंस और विभिन्न प्रकार के नर्वस सारी उसी पट्टी के साथ रहता है, और सबको एक साथ मिलाकर स्पर्मेटिड कॉर्ड कहते हैं, वृषण रज्जु कहते हैं। समझ में आ गया? वृषण की गुहा ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर धंस जाने के कारण 15 से 20 छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में बढ़ जाती है। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना, 15 से 20 छोटे छोटे पिंडों में, ट्यूब्यूल्स में बढ़ जाती है। क्लियर है? तो मेरे को लगता है कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस बार बार कर लीजिए, जितना हो सके बना के देख लीजिए। ठीक है? जितना बनाएंगे उतना अच्छा होगा। अगर कोई सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। ठीक है? आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय।